अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आप एक्टिव और रिएक्टिव पावर के बारे में बात करते हो या जो लिखते हो उसमें और एक इंस्टेंटेनियस एक्टिव और इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर में क्या अंतर है, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा। यानी कि हम लोग हमेशा एक्टिव पावर देखते हैं, एक्टिव पावर बात करते हैं, रिएक्टिव पावर की बात करते हैं। पर अगर आपको मैं पूछूं कि अंतर क्या है इंस्टेंटेनियस एक्टिव और इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव में, और एक्टिव और रिएक्टिव जिसकी हम बात करते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो मैक्सिमम लोग वहाँ पे गायब हो जाएंगे। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस और नॉर्मल एक्टिव और रिएक्टिव पावर के बीच में क्या अंतर है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं कह सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, रेयरली अवेलेबल है। ये भी अगेन नेट पे काफ़ी डीप जाके मैंने इसको तैयार किया और काफ़ी हद तक इसकी चर्चा मैं पीछे कर चुका हूँ। वो सारे पॉइंट कनेक्ट करके आज हम लोग इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर, एक कह सकते हैं स्पेसिफिक अंतर की ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ना। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की इक्वेशन की, तो ये इक्वेशन आपको अब तक याद हो चुकी होगी, इतनी बार इसको मैंने डिस्कस किया है, 7-8 लेक्चर हम लोग इसके ऊपर ले चुके हैं। तो ये इक्वेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हमेशा अपने साथ रखनी है, ठीक है। इसके अंदर ये जो P है ये इंस्टेंटेनियस पावर को रिप्रेजेंट करता है और ये जो पर्टिकुलर देख रहे हो ना वी आई कॉस फाइव 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा 2, ये इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये जो P है ये आपका स्मॉल p है, यानी कि छोटा p है। अब छोटा p बनाना एक लिखते समय थोड़ा सा नहीं हो पाता है, तो ये बेसिकली जनरली क्या है, ये स्मॉल p, इसको इस तरीके से बना देता हूँ। कई लोग इंग्लिश में p ऐसे बनाते हैं, तो ये स्मॉल p ऐसे ले सकते हो या फिर इसे स्मॉल p ये कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज स्मॉल p, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को स्मॉल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है यहाँ पे। तो ये हो गया स्मॉल p हो गया ना। ये जो पहली वाली इक्वेशन है ग्रीन कलर से लिखी है, ये है आपकी इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर, और ये जो नीचे दूसरी इक्वेशन लिखी है वो है इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जब मैंने आपको बताया था तो वहाँ पे हमने क्या करा था, हमने इंस्टेंटेनियस पावर को दो पार्ट्स में तोड़ दिया था। वो थी उसमें इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर प्लस इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर, इन दो पार्ट्स में हमने तोड़ दिया था, ठीक है। नाउ अगर हम चर्चा कर लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस जो हमने पावर सीखी, अगर हम उसकी वेव फॉर्म बनाए तो इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर की जो वेव फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगी, अगर हम लोग उसको बनाने की कोशिश करते हैं। वहीं पे अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर की वेव फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं तो वो इस तरह से निकल के आती है। इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर की खास बात क्या होती है कि मीन के अराउंड जीरो होती है, यानी कि ऑन एन एवरेज जीरो होती है। तो जनरली जो हम लोग कहते हैं ना, जो अभी पीछे या कई बार हम लोग जनरली टर्म्स में बात करते हैं कि रिएक्टिव पावर, एवरेज वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर इज जीरो, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। एक्चुअल में जो हम लोग कहते हैं कि एवरेज पावर जो रिएक्टिव पावर की जो एवरेज है ऑन एन साइकिल वो जीरो होती है इंस्टेंटेनियसली रिएक्टिव पावर की, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस अगर वर्ड यूज कर रहे हो, इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर, तो हम कह सकते हैं कि उसकी एवरेज वैल्यू जीरो है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर की, तो अगेन ये एक फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी ना। अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर की, अगर मैं एवरेज वैल्यू निकाल लूँ तो वो निकल के आती है एक्टिव पावर। बात समझ में आई। तो इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर एक फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी है, लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर की एवरेज वैल्यू निकाल लें तो वो निकल के आएगी एक्टिव पावर, ठीक। वहीं पे अगर मैं इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव जो कि एक फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी है मीन के अराउंड, अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूँ तो वो निकल के आएगी रिएक्टिव पावर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर की बात करूं तो वो एक ये फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी है, दिस इज फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी, ठीक है। और इसकी अगर एवरेज वैल्यू निकाल लें, एवरेज वैल्यू ये आ गई, ये निकल के आई मेरे पास P। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस P एंड दिस पर्टिकुलर एवरेज वैल्यू, ठीक है, इसका जो है एवरेज, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एक्टिव पावर P। यानी कि नॉर्मली जो हम लोग P लिख देते हैं ना ऐसे करके P, ये तुम्हारा क्या बताता है, ये बताता है एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर। समझ में आ रहा है। तो इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर जो इस तरीके से फ्लक्चुएट हो रही है जीरो से लेके मैक्सिमम वैल्यू के बीच में, ये तुम्हारी फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी है और ये इंस्टेंटेनियस है एक्टिव पावर। इसका एवरेज जो हम निकाल के चलते हैं तो वो निकल के आता है एक्टिव पावर या ट्रू पावर जिसे हम जनरली लिखते हैं। सो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर। आई होप समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर मैं रिएक्टिव पावर बनाने की कोशिश करूं तो इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर, ये जो तुम फ्लक्चुएटिंग देख रहे हो ना, ये जो फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी देख रहे हो, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो कभी भी अगर आपसे कहा जाए आप वेव फॉर्म ड्रॉ करें इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर की, तो आप ये वाली वेव फॉर्म बनाएंगे जो कि फ्लक्चुएट हो रही है माइनस से प्लस के बीच में अराउंड मीन वैल्यू, दिस इज योर मीन वैल्यू यानी कि जीरो के अराउंड। तो इसकी प्लस क्वांटिटी और माइनस क्वांटिटी आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल आउट कर दे रही। इसीलिए एवरेज वैल्यू जो हम लोग जनरली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ क्यू,
तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ क्यू की बात नहीं होती है, एवरेज वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस क्यू की बात होती है, ठीक है, वो जीरो होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। सो एवरेज वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस क्यू यानी कि सही स्टेटमेंट, यानी कि बहुत सारी जगहों पे आपको लिखा होगा एवरेज वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर, नहीं नहीं, एवरेज वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर जीरो होता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं रिएक्टिव पावर की जनरली, तो रिएक्टिव पावर तो भाई मैक्सिमम वैल्यू हुई, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिएक्टिव पावर, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर की फ्लक्चुएशन की मैक्सिमम वैल्यू, उसको हम कहेंगे Q, यानी कि रिएक्टिव पावर। सो अगर हम जो बड़ा बड़ा लिख देते हैं ना Q, तो ये क्या है, ये तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर। तो जो इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर यानी कि जो फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी जो आप देखते हो, जो वेवफॉर्म बनाते हो ना फ्लक्चुएटिंग ऐसे ऐसे, और कहते हो कि एवरेज वैल्यू जीरो होती है, जो कहते फिरते हो हर जगह एवरेज वैल्यू जीरो, वो ये एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, या मैं कह सकता हूँ गलत स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट क्या होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर इज जीरो, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर इज जीरो। क्लियर हो गया यहाँ पे। एवरेज वैल्यू ऑफ क्यू जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि एवरेज वैल्यू अगर रिएक्टिव पावर की एवरेज वैल्यू निकाल के चलोगे तो भाई ये तो ऑलरेडी मैक्सिमम ही होती है ना, तो ये तो फिक्स क्वांटिटी है। क्लियर हो गया यहाँ पे, अंतर समझ में आ रहा होगा। तो हमने क्या सीखा, इंस्टेंट वर्सेस नॉर्मल अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो इंस्टेंट पी और इंस्टेंट क्यू की अगर बात करोगे, और अगर हम उसको कंपेयर करेंगे एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर यानी कि जस्ट पी एंड जस्ट क्यू, अगर हम इन दोनों कंपेयर करें तो ये वाली जो क्वांटिटी देख रहे हो ना एक्टिव पावर यानी कि जस्ट पी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, केवल पी अगर लिखा हुआ है या केवल क्यू लिखा हुआ है, ये अगर हमारे पास लिखा हुआ है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कांस्टेंट क्वांटिटीज, यानी कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर जो होती है वो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, डिपेंड ऑन द लोड, ठीक है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो लिखा होता है प्लस 20 किलोवाट, इसके साथ कोई भी एक देखो साइन का कोई टर्म नहीं होता, यानी कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कोई चीज नहीं होती, इसलिए ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। सो दीज आर कांस्टेंट, ठीक है। ऐसी रिएक्टिव पावर क्या है, ये भी एक फिक्स है, अगर लोड फिक्स कर दिया, जितना उसने डिमांड करनी वो फिक्स कर दिया, तो ये फ्लक्चुएट नहीं करेगी जीरो से मैक्सिमम के बीच में, ठीक है। रिएक्टिव पावर अगर निकालोगे तो वो फिक्स रीडिंग आ रही होगी, इसीलिए जो लोग मैटलैब परफॉर्म करते हैं वहां पे जब वो रिएक्टिव पावर मीटर लगाते हैं और एक्टिव और रिएक्टिव पावर को मेजर करते हैं, आपने देखा होगा कभी रिसर्च पेपर पढ़ना, तो उसमें देखोगे एक्टिव पावर कुछ इस तरीके से सेटअप होती है, वहीं पर रिएक्टिव पावर की भी एक सर्टेन वैल्यू होती है, तो ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो क्या है, वो है एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर नॉर्मल वाला जो हम बात करते हैं, ठीक है। जो हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की, अगर इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर निकालने जाओगे तो तुम्हें वो ऐसे दिखेगी कुछ, वहीं पर अगर इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर निकालने जाओगे तो वो कुछ ऐसे दिखेगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, अंतर समझ में आ रहा है। तो दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी, जैसा हमने सीखा था। तो भाई अगर कांस्टेंट है और फ्लक्चुएटिंग है, तो फ्लक्चुएटिंग जो होगी उसके अंदर कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, वहीं पे जो कांस्टेंट होगा उसको कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होगी। तो जैसे हम लोग बहुत बार बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि भाई आप बताइए एक्टिव पावर की फ्रिक्वेंसी क्या है या रिएक्टिव पावर की फ्रिक्वेंसी क्या है, तो आप कहोगे ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि एक्टिव पावर हो या रिएक्टिव पावर, ये दोनों क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। अगर हमने लोड और सोर्स को फिक्स कर रखा है, अगर हमारा कांस्टेंट लोड लगा हुआ है, कोई लोड वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो एक्टिव पावर जितनी वो लोड मांगेगा और जितनी रिएक्टिव पावर वो लेगा या देगा, वो एक फिक्स क्वांटिटी रहती है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो क्यों फिक्स क्वांटिटी, आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एक्टिव पावर क्यों फिक्स है, क्योंकि ये एक एवरेज वैल्यू है और एवरेज वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। वहीं पर रिएक्टिव भी है, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू भी फिक्स रहेगी, यानी कि जो पीक पावर वापस आएगी सिस्टम के अंदर वो हमारी फिक्स रहेगी। क्लियर हो रहा है, अगर हमारा लोड फिक्स है, अगर हमने लोड को फिक्स कर रखा है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। सो अगर लोड फिक्स है तो हमारी एक्टिव और रिएक्टिव पावर जो हम जनरली बात करते हैं वो कांस्टेंट होगी और उनकी ऐसी कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती। लेकिन अगर हमारा लोड फिक्स है, अगेन लोड फिक्स है, पर अगर लोड फिक्स होने के बाद भी मैं पूछता हूं तुमसे इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर क्या होगा, तो ये एक फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी है, हमने देखा था पीछे, और इसीलिए इनकी एक फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये बात समझ में आ गई, अंतर समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। तो जब भी हम कहते हैं, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अगर कोई पूछता है कि एक्टिव पावर की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो कहना आप गलत पूछ रहे हो। अगर कोई पूछता है रिएक्टिव पावर फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो उसे करेक्ट करना, कहना आप गलत कह रहे हो। जनरली जो एक्टिव और रिएक्टिव पावर की फ्रिक्वेंसी की जो बात होती है वो इंस्टेंटेनियस एक्टिव और इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर की फ्रिक्वेंसी की बात होती है। नाउ जब बात हुई है तो जरा देख लेते हैं कितनी होती है। तो अगर हम क्वेश्चन निकालें, यानी कि अगर हम टॉपिक रखें अपना कि फ्रिक्वेंसी क्या होगी इंस्टेंटेनियस एक्टिव और रिएक्टिव पावर की, इसको फाइंड करने की कोशिश करें, तो पहले मैं आपको वेवफॉर्म से बताता हूँ, फिर मैथमेटिकली देखेंगे। तो वेवफॉर्म से अगर हम देखें और हम ये अपना कर्व प्लॉट करते हैं पाई से 2 पाई के बीच में,
और ये हमारा है वोल्टेज, यानी कि हमने क्या करा, एक सप्लाई वोल्टेज दिया है, उसको मैंने एक यहाँ पे रेफरेंस बना लिया है, और ये हमारा सप्लाई वोल्टेज जो है 50 हर्ट्ज का है, ठीक है। तो सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज अगर फिक्स कर लेते हैं, तो ऐसे केस में अगर एक्टिव पावर बनाओगे तो कुछ इस तरीके की एक्टिव पावर निकल के आएगी, और रिएक्टिव पावर बनाओगे इंस्टेंटेनियस, याद रखना वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर। अगर इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर निकालोगे तो ये निकल के आएगी, और इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर निकालोगे तो कुछ ऐसी वेवफॉर्म तुम्हें देखने को मिलेगी, यानी कि फ्लक्चुएशन अराउंड मीन वैल्यू। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो यहां से एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट देख सकते हो, अगर मैं एक्टिव पावर को देखूं, इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर को, तो इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर की अगर बात करते हैं तो देखो इसकी साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ये एक साइकिल, वन साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगर हम इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर की बात करें तो उसकी भी देखो एक साइकिल यहाँ पे, इसी में एक साइकिल जो है ये वन साइकिल कंप्लीट हो गई, वन साइकिल कंप्लीट हो गई पाई में ही। क्लियर हो गया? लेकिन अगर मैं बात करता हूँ वोल्टेज की, तो वोल्टेज की एक साइकिल कंप्लीट हो रही है जाके 2 पाई में। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रही है वोल्टेज की 2 पाई में। क्लियर हो रहा है? तो यानी कि हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि चाहे इंस्टेंटेनियस एक्टिव हो, इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव हो, दोनों की एक साइकिल जो हो रही है वो हाफ टाइम में कंप्लीट हो रही है वोल्टेज के, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं चाहे इंस्टेंटेनियस एक्टिव ले लो या इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव ले लो, दोनों की जो एक साइकिल है वो कितनी देर में कवर हो रही है, वो हो रही पाई में। लेकिन अगर हम बात करते हैं वोल्टेज की, तो वो हो रही है 2 पाई में। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम की बात कर ले, टाइम तो कितना हो रहा है, हाफ टाइम लग रहा है। तो इंस्टेंटेनियस एक्टिव को या इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव को फ्लक्चुएट होने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में हाफ टाइम लग रहा है एज कम्पेयर टू द सप्लाई फ्रिक्वेंसी। और क्योंकि हाफ टाइम लग रहा है, टाइम अगर हाफ करोगे तो फ्रिक्वेंसी डबल हो जाएगी, तो इसीलिए इंस्टेंटेनियस एक्टिव और रिएक्टिव की जो फ्रिक्वेंसी निकल के आएगी वो 2f निकल के आएगी, 2 टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी, एंड दैट इज इक्वल टू द 100 हर्ट्ज। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यानी कि जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट, अगर आपसे कोई पूछे कि एक्टिव और रिएक्टिव की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो आप उसको करेक्ट कर दोगे। मैं 100% श्योर हो गया हूँ कि अब तक समझ में आ गया होगा। उससे आप कहोगे सर एक्टिव और रिएक्टिव की नहीं, इंस्टेंटेनियस एक्टिव और इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर की फ्रिक्वेंसी की बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब वो पूछेगा अच्छा चलो ठीक है तुम्हारी बात सही है, तो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, तो आप उसको ये वेवफॉर्म बना के दिखा सकते हो, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी निकल के आएगी, 2f, यानी कि सप्लाई फ्रिक्वेंसी के डबल। क्लियर हो गया? आइयो समझ में आ रहा होगा ना। ये हो गई वेवफॉर्म से। अगर वो कहता है कि यार मैथ्स के थ्रू समझाओ, तो मैथमेटिक्स से भी समझा सकते हैं हम लोग। सप्लाई फ्रिक्वेंसी का अगर हम लोग सप्लाई वोल्टेज की बात करें तो वीएम साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत कॉमन इक्वेशन है, डेरिवेशन में यूज करी होगी ट्रांसफार्मर के और बहुत जगहों पे, ठीक है। ये हो गई सप्लाई फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो हम सप्लाई फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं वो ओमेगा टी के हिसाब से दे रहे हैं ना। अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर की मैं इक्वेशन लिखूं, पीछे देखा होगा अभी हमने पीछे बात करी थी, तो इक्वेशन यही तो निकल के आई थी। वहीं पे इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर की अगर इक्वेशन लिखें तो ये सर्टेन इक्वेशन निकल गई, ये आपको याद रखनी है। एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए सारी इक्वेशंस। क्लियर हो रहा है? आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर की इक्वेशन मिल गई इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर की। ना यहां से देख सकते हो सप्लाई फ्रिक्वेंसी ओमेगा टी। क्लियर हो गया? इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर की फ्रिक्वेंसी 2 ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर की फ्रिक्वेंसी 2 ओमेगा टी। तो यहां से एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि जो इंस्टेंटेनियस की जो पावर फ्रिक्वेंसी है वो 2 टाइम्स है सप्लाई फ्रिक्वेंसी के। समझ में आ रहा है? तो अगर तुमसे एग्जामिनर कहता है कि भैया आप ऐसा करो, हमें मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा दो, तो मैथमेटिकली आपको क्या करना है, ओमेगा टी, ये तीनों इक्वेशन लिखनी है। यहां से देखो क्लियरली रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये तुम्हारी अगर ओमेगा टी तुम्हारी सप्लाई फ्रिक्वेंसी है तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा टी, यानी कि डबल हो गई। एंड दिस इज अगेन 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा टी, यानी कि अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर हो, चाहे इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर हो, या केवल आपसे पूछा जाए इंस्टेंटेनियस पावर, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 2 टाइम्स होगी सप्लाई फ्रिक्वेंसी के, यानी कि डबल होगी सप्लाई फ्रिक्वेंसी के। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर को कंक्लूड कर देता हूं, छोटा सा लेक्चर था। बेसिकली क्या हो रहा है कि बहुत बार कंफ्यूजन रह जाता है, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग बहुत छोटी छोटी, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की या पावर सिस्टम की, तो हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों में एरर लेके चलते हैं। होता क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं आती, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर कर लोगे। बात ये है कि तुम्हें, लेकिन अगर आप अंदर जाके उतर के देखोगे तो बहुत चीज़ें आप गलत लेके चल रहे हो। तो नॉलेज जो आप लेके चल रहे हो, अगर वहाँ पे गलतियां हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ में तुम्हें अटकाएंगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये वीडियो देखने के बाद जो एक बहुत बड़ी गलती है, जो बहुत सारे फैकल्टीज भी लेके चलते हैं, मतलब मैं ये कहूँगा कि मैंने भी अपने बहुत लेट लाइफ में सीखा। मैं हमेशा यही मान के चलता था कि एक्टिव पावर होती है, रिएक्टिव पावर होती है, और एवरेज जो होता है रिएक्टिव पावर का वो 0 होता है। देखो आपको याद होगा पुराने लेक्चर, जस्ट प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो वहां पे मैंने इसीलिए स्टेटमेंट ही लिखा था कि एवरेज वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर इक्वल टू 0। उसके पीछे रीजन क्या था, मैं चाहता था कि तुम्हारे अंदर ही कंफ्यूजन अभी बना रहे, इस वीडियो के बाद वो क्लियर हो। क्लियर हो रहा है यहाँ पे?
क्यों? क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट उस समय क्लियर कर देता तो वहां पे बहुत लंबा लेक्चर होता और फिर रीजन देने पड़ते। तो इसीलिए सीरीज में देखते चलो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, कोई जरूरतमंद है तो उसके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आपने अपना कीमती समय दिया, अगेन उसके लिए थैंक यू। आई होप ये समझ में आया होगा कि इंस्टेंटेनियस, एक्टिव और रिएक्टिव, और एक्चुअल जो एक्टिव और रिएक्टिव जो जनरली नॉर्मली हम लोग जो बात करते हैं उनके बीच में क्या अंतर है। तो जो वेव फॉर्म बनाते चले आते हो ना, कि हम लोग कहते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि एवरेज वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर वो कितना, जीरो जो हम कहते हैं वो रिएक्टिव पावर, ये स्टेटमेंट गलत है जिस भी बुक में दे रखा है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर ही जीरो होती है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो समझ में आ गया होगा। तो अगर हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर की, वो जीरो निकल के आएगी, लेकिन रिएक्टिव पावर की बात करें तो वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आएगी, डिपेंड्स ऑन लोड। तो इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।